गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने 7वां लेसन कर रहे थे जीवों में विविधता, और जीवों में विविधता में हमने पूरा प्राणी जगत समझ लिया और बाकी जो वनस्पति जगत है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंगाई है, हालांकि वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन पढ़ना भी तो है ना, समझना है, भले वो एग्ज़ाम में आए कि नहीं आए। तो चलो उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो जीवधारी हैं, कोई भी जीवधारी, चाहे प्राणी है या वनस्पति है, तो उन जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि उनका शरीर एक कोश से बना तो होता है, परंतु एक कोश अच्छी तरह से विकसित नहीं होता। तो उसमें कौन सी सृष्टि आती है बच्चों? मोनेरा। तो व्हिटकर ने सजीव सृष्टि को 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। तो दूसरा जो जीवधारी है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के भी बच्चों 2 भाग हैं। तो बच्चों, यूकैरियोटिक का मतलब होता है उनका शरीर कोश के द्वारा तो बना होता है, पर उसमें भी 2 भाग होते हैं, एक कोशीय, बहुकोशीय। तो जो एक कोशीय है वो है प्रोटिस्टा। तो जीवधारी पहला जो भाग है वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा। अब बहुकोशीय को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिससे शरीर कोशिका भित्ति से बना होता है, किसी का नहीं होता है। तो देखो, हम जो हमारा शरीर कोशिका भित्ति से नहीं होता, उसका वर्ग है एनिमेलिया, मतलब प्राणी वर्ग, जो कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो कोशिका भित्ति वाले को भी, अगर शरीर कोशिका भित्ति से भी है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करने वाले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने वाले। ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता है उसे हम कहते हैं फंगाई। तो ये तीसरा वर्ग हो गया। तो जीवधारी का पहला वर्ग है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसका वर्ग है चौथा प्लांटी, और जिसके पास कोशिका भित्ति है तो उसको हम कहते हैं एनिमेलिया। ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो पूरे जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है। तो ये किस तरह से भाग हैं वो मैंने आपको समझा दिया। हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है वर्ग एनिमेलिया। तो चलो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी के बारे में पढ़े। तो चलो सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। तो मोनेरा में केंद्रक और कोशिका अंग नहीं होते। मैंने आपको ये पहले ही बताया था। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनमें कोश केंद्र, कोशिका अंग नहीं होते। इसमें पोषण विधि स्वयं पोषी जैसे नील हरित शैवाल और विषम पोषी जैसे बैक्टीरिया में 2 प्रकार की होती है। मतलब पोषण पोषी मतलब कुछ है ना, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ दूसरों पे निर्भर रहते हैं। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं ना जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति, और ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है, या नील हरित शैवाल, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा में। ठीक है। ये मोनेरा के देखो उदाहरण है, बैक्टीरिया और ये एनाबीना। ठीक है। तो ये पहला वर्ग हमने बच्चों समझ लिया। अब आ जाइए दूसरा वर्ग। दूसरा वर्ग है प्रोटिस्टा। तो इस वर्ग में एक कोशीय, देखो एक कोश का बना होता है। देखो आपको मैंने बताया भी था, प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशीय है, पर इसमें कोश का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है। तो इस वर्ग में एक कोशी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में गमन के हेतु, गमन का मतलब पता है क्या होता है? मूवमेंट के लिए, चलने के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये भी स्वयं पोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं। देखो इसके उदाहरण, इसका उदाहरण है ये पैरामीशियम। देखो ये बच्चों दिख रहा है आपको, ये पैरामीशियम और अमीबा। ये पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों यूकैरियोटिक हैं। ये किस वर्ग में आते हैं? प्रजीव वर्ग में, यानी प्रोटिस्टा में आते हैं। और पैरामीशियम का आकार कैसा होता है?
स्लीपर जैसा होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा वर्ग, वो आता है फंगाई, जो इसको हम फफूंद भी कह सकते हैं। तो ये विषम पोषी है। विषम पोषी का बच्चों मतलब पता है क्या होता है? विषम पोषी का मतलब होता है वह खुद खाना नहीं बनाते। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होते। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3-4 दिन तक अगर आपने ब्रेड को बाहर रखा या रोटी को बाहर रखा तो उसके ऊपर जो कवक आ जाती है, फंगाई का मतलब होता है कवक हो जाती है। ठीक है, और ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब दूसरों पे निर्भर। देखो इधर, जैसे यीस्ट, यीस्ट है ना, पेनिसिलियम, एगेरिस्क, ये सब किसके उदाहरण हैं बच्चों? फंगाई। तो कितने वर्ग के बारे में पढ़ लिया हमने? पहले पढ़ा मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा और फिर पढ़ा फंगाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस वर्ग पे? प्लांटी वर्ग पे। तो प्लांटी वर्ग को कोशिका भित्ति वाले और बहुकोशीय यूकारियोटिक जीव आते हैं। इन सब में एक कोश नहीं होता बच्चों, बहुत सारे कोश होते हैं और ये स्वयं पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। और एनीबिलिया वर्ग जो हमने पहले से ही पढ़ लिया है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं आती है। तो चलो, प्लांटी वर्ग को किस तरह से बांटा गया है? प्लांटी पौधों का वर्गीकरण बच्चों किस आधार पे किया गया है? तो इनका आधार है जल और अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले ऊतकों की उपस्थिति। जैसे हमारे शरीर में पेशियां आई हुई हैं ना, तो वैसे ही कई जीवों में पेशियां आई हुई होती हैं। बीज धारण करने की क्षमता अथवा नहीं, किसी में बीज धारण करने की क्षमता होती है, किसी में नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं? बीज तो कर सकता है, लेकिन जैसे आप एप्पल खाते हो, जामफल खाते हो, आम खाते हो, तो बीज कहाँ आता है? फल के अंदर। तो चलो हम करें प्लांटी वर्ग, जो मेन हमारा है, जिस तरह से हमने पढ़ा किसका? एनिमेलिया वर्ग। अभी हम करेंगे प्लांटी वर्ग है। ठीक है, उसमें जो पहला वर्ग है वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का हिंदी में नाम है सुकाय। इसका विभेदीकरण नहीं, विभेदीकरण का बच्चों पता है मतलब जैसे पेड़ कैसा होता है? पत्ते भी होते हैं, तना भी होता है, जड़ें भी होती हैं, परंतु थैलोफाइटा में शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभेदीकरण नहीं होता। ऐसे पौधे को सुकाय कहते हैं, ये वाला पूछा जाता है। और इनमें भ्रूण नहीं होता। तो ऐसे कौन से हैं? वो है एल्वा, स्पाइगोरा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं? थैलोफाइटा के। ठीक है, तो प्राणी जगत का जो पहला भाग था उसका नाम था थैलोफाइटा, जिसमें विभेदीकरण नहीं होता। चलो, दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। जैसे इसको सुकाय कहा जाता है। सुकाय किसको कहा जाता है? थैलोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है बच्चों? उभयचर, क्योंकि ये जल तथा थल दोनों पे होते हैं। उभयचरी पता है ना क्या होता है? उभयचरी का मतलब दोनों जगह पे रहते हैं। तो उसके उदाहरण है मार्केशिया, फ्यूनेरिया, रिक्शिया। और इनका पादप शरीर तना और जड़ जैसी संरचनाओं में होता है। देखो, इनके पास तना भी है और नीचे जड़ें भी होती हैं। इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पानी, अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम उत्तक नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम पता है क्या होते हैं? जाइलम यानी अनवाहक और जलवाहक, और फ्लोएम मतलब अनवाहक उत्तक इनके पास नहीं होते। ठीक है, चलो इसके बाद का भाग है टेरिडोफाइटा। पहला था हमने कौन सा पढ़ा? थैलोफाइटा, फिर पढ़ा ब्रायोफाइटा। चलो अभी हम पढ़े टेरिडोफाइटा। टेरिडो यानी 3 भागों में विभाजित इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है और संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। मतलब अनवाहक उत्तक भी होता है और जलवाहक उत्तक भी होता है। एग्जाम्पल मार्शेलिया फर्न।
देखो ये मार्शेलिया का दिखाया हुआ है ना। ये किस भाग में आते हैं? टेरिडोफाइटा। अब आ जाइए जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजधारी। अनावृत बीजधारी, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जिम्नो तथा स्पर्म से मिलकर हुई है। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का मतलब होता है बीज, तो इसको हम क्या कहते हैं? नग्न बीज। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा को था उभयचरी, थैलोफाइटो का था क्या नाम दिया था? सुकाए। तो जिम्नोस्पर्म का नाम है नग्न स्पर्मी। अब इसके लक्षण देखे, इनको नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है, मतलब इसके बीज फल में नहीं होते और ये सदाबहारी होते हैं, जैसे पाइनस, साइकस। अनावृत बीजधारी, इनके पास बीज नहीं होते, इनके बीज फल अर्थात बीज फल में नहीं होते हैं, फल में इनके बीज नहीं होते हैं। चलो ठीक है, तो इसके बाद आता है लास्ट भाग हमारा जो आ जाता है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म, यानी इसको हम कहते हैं आवृत बीजी। यह दो ग्रीक शब्द जैसे एंजियोस्पर्म से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ, एंजियो का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। स्पर्म का मतलब होता है बीज, ढका हुआ बीज, बीज से ढका हुआ फल। ठीक है, और इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आम है, चीकू है ना। फल बीजों के अंदर होता है, इन पौधों के बीज फलों के अंदर होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है और बाद में फल बन जाता है। ठीक है, और बीजों में बीज पत्र होते हैं, बीजों के अंदर भी क्या होते हैं? बीज पत्र। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर भी एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री मतलब जिनके बीजों में एक बीजपत्री होता है, जैसे गेहूँ, मक्का, दान। ठीक है, द्विबीजपत्री मतलब जिनके बीजों में दो बीज होते हैं, मटर, मूंगफली, चना। तो ठीक है, तो बच्चों लास्ट में हम इतना कह सकते हैं, जो पादप का शरीर है उसका विभेदन कैसा होता है? तो पादप शरीर के बिना विभेदन तो थैलोफाइटा, शरीर से तो ब्रायोफाइटा, उत्तक जिसमें नहीं है। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये बीज रहित हैं, और इसके बाद बीज रहित जो होते हैं वो है टेरिडोफाइटा। और उत्तक के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है बीज उत्पन्न करने वाले, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म को भी कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना भी आपको समझाया समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।